शुरुआत करते हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर वार्षिक परीक्षा 2024 जो ज्योग्राफी के मोस्ट क्वेश्चन जो हैं वो चैप्टर वाइज हमारी जो सीरीज़ है वो चल रही थी। और इस सीरीज़ में आज जो है पहला वीडियो आपका होगा भारत के भूगोल का, और जो 12th में जो चलता है वो है भारत के लोग और अर्थव्यवस्था। ठीक है, बुक का नाम है भारत लोग और अर्थव्यवस्था। ये भारत के भूगोल का ही एक पार्ट है। तो ये जो है रहेगा, इसमें पहला चैप्टर जो है उसका आज जो है अपन वीडियो बनाने जा रहे हैं, उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में अपन बात करेंगे। तो क्वेश्चन आज चैप्टर का जो नाम है हमारा, ठीक है, तो वो है चैप्टर नंबर 1 है, वो है जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि और संगठन। ठीक है, तो ये जो चैप्टर जो है, इस चैप्टर के बारे में अपन जो है मानव भूगोल के पार्ट 2 में बात कर चुके हैं। और इस वीडियो में अपन बात करेंगे जो है ज़्यादा जो क्वेश्चंस जो है इसमें नहीं है, क्योंकि आधे से ज़्यादा क्वेश्चन आपके वहाँ जो मानव भूगोल का दूसरा चैप्टर है उसके अंदर आपके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो मैच हो रहे हैं। इसलिए यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन ही मैं यहाँ पर लूँगा जो भारत के संदर्भ में है, जैसे जनसंख्या वृद्धि है, जनसंख्या घनत्व है, जनसंख्या वितरण है। ऐसे जो क्वेश्चंस हैं उनको यहाँ पर समाहित नहीं किया गया है, क्योंकि वो आपको वहाँ अगर आप वहाँ क्लियर कर लेते हो तो यहाँ क्लियर करने की आवश्यकता है जो है वो आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अपन चलते हैं और शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। मैं हूं राजीव कुमार स्वामी और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जियोग्राफिक फैक्ट 23 में। और शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन हमारा जो है वो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। तो पहला क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है कौन सा है? ठीक है, तो कौन सा है? तो आपके ऑप्शन है पश्चिमी बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु। 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं, आपको आपके ऑप्शन जो है वो बताने हैं। तो इसका राइट ऑप्शन आपका है वो है बिहार। बिहार जो है वो भारत का 2011 के अकॉर्डिंग सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। ठीक है, और इसका जनसंख्या घनत्व कितना है? तो आपको याद रखना है कि बिहार का जनसंख्या घनत्व है वो 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो भारत में सर्वाधिक है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नंबर 2। भारत 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है। तो आपके ऑप्शन है चंडीगढ़, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और दिल्ली। 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं। तो आपका राइट ऑप्शन जो है इसमें आपका होगा दिल्ली। दिल्ली जो है राइट ऑप्शन है। भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश जो केंद्र शासित प्रदेश है वो आपका नई दिल्ली है। ठीक है, दिल्ली है, नई दिल्ली नहीं, दिल्ली है। ठीक है, जिसका जो जनसंख्या घनत्व है वो आपको देखना है। ठीक है, कमेंट करके आप बताओगे कि दिल्ली का जनसंख्या घनत्व है वो कितना है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हो जाता है, भारत की प्रथम जनगणना कब आयोजित की गई थी? तो भारत की प्रथम जो जनगणना है वो किस वर्ष जो है आयोजित की गई थी? 1872, 1873, 1874 और 1881। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है वो क्या होगा, वो आपको कमेंट करके बताना है कि नंबर 3 का जो क्वेश्चन है उसका राइट ऑप्शन जो है वो क्या होगा। ठीक है, तो ये राइट ऑप्शन आपको बताना है। कमेंट करोगे आप कि भारत की प्रथम जनगणना का जो आयोजन है वो कब किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, भारत की पहली संपूर्ण जनगणना का आयोजन कब किया गया या कब की गई थी? ठीक है, तो 1871, 81, 91 और 82। ठीक है, तो ये है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दोनों के आंसर जो आपको हैं वो कमेंट करने ये जो है ना, तो कमेंट आपको करने हैं। तो दोनों के कमेंट आप करोगे कि भारत की पहली जनगणना और भारत की पहली संपूर्ण जनगणना है वो कब आयोजित की गई, तो दोनों ही के आप कमेंट करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा जो है अगला है नंबर 5। क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 5 है वो क्या कहता है, भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। तो भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार या उत्तर प्रदेश। तो क्या आंसर होगा इसका? तो इसका आंसर की अगर अपन बात करें तो सर्वाधिक जो जनसंख्या वाला राज्य है भारत का वो उत्तर प्रदेश है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है वो आपकी उत्तर प्रदेश में है।
ठीक है। तो और बाकी के जो बात कर रहे थे अपन राज्यों की बात करें तो वो इस क्रम में नहीं है। ठीक है। और जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा किसका है? बिहार का। ठीक है। ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। जनसंख्या घनत्व ज़्यादा कहाँ है? बिहार में। तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, वो क्या कह रहा है? भारत का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। तो भारत का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या केरल। तो इसमें राइट ऑप्शन जो है आपका क्या होगा कि भारत का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है वो आपका है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। कितना है? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और ये भारत का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कहता है? भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो भारत का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है हिमाचल प्रदेश, केरल, मेघालय और सिक्किम। इन चारों ऑप्शंस में कौन सा है जो राइट ऑप्शन होगा? न्यूनतम जनसंख्या। ठीक है। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम। ठीक है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम। ठीक है। तो ये आपको अच्छे से जो है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और देखना है कि जनसंख्या पूछिए या जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व पूछा जाएगा, अरुणाचल प्रदेश आपका राइट आंसर होगा। और अगर जनसंख्या ही पूछा जाए तो आपका राइट आंसर होगा सिक्किम। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वो क्या कह रहा है? 2001-2011 तक विश्व की दशकीय जो भारत की दशकीय वृद्धि दर कितनी थी? तो 2001 से 2011 के बीच भारत की दशकीय वृद्धि दर है वो कितनी थी? आपके पास ऑप्शन है 4: 21.51, 24.66, 23.85 या फिर 17.64। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, राइट आंसर आपका जो होगा वो होगा 17.64%। ठीक है। तो 17.64% जो है वो भारत की दशकीय वृद्धि दर रही है। और अगर भारत की वार्षिक वृद्धि दर पूछे तो कितनी है? तो वार्षिक वृद्धि दर है 1.64%। ठीक है। कितनी है? 1.64% जो है आपकी है। ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत भाग निवास करता है? बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। तो आप इसको अच्छे से देखोगे, मोस्ट है ये। ठीक है। तो भारत में कितनी? 11.5%, 12.5%, 17.5%, 21.5%। 2011 के अकॉर्डिंग बतानी है हमें। तो 2011 के अकॉर्डिंग आपका जो राइट आंसर है स्टूडेंट वो हो जाएगा 17.5% जनसंख्या है विश्व की वो भारत में निवास करती है। और अगर क्षेत्रफल पूछ लिया जाए तो कितना है? तो 2.4%। ठीक है। 2.4% या 2.41% भी जो है दिया हुआ है। तो दोनों ऑप्शंस को आपको देखने हैं। जो भी ऑप्शन आपके आंसर में हो तो उसका आपको राइट ऑप्शन लिख देना है। अगर 2.4% हो तब ये लिख जो है राइट कर देना। और अगर 2.41% है तो ये वाला राइट कर देना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या गांवों में निवास करती है? तो देखो ये क्वेश्चन मैंने आपके मॉडल पेपर में भी देखा था। तो मॉडल पेपर में जो ये क्वेश्चन जो है वो गलत दिया हुआ है। ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है। ये जो पूछा गया है कि भारत में कितनी जो है जनसंख्या जो है वो पाई जाती है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? देखिए 4 ऑप्शन है आपके पास स्टूडेंट: 22.2%, 31.2%, 68.8%, 42.2%। तो स्टूडेंट इसमें देखिए कि इसमें जो ये वाला ऑप्शन है 6 नंबर का, ठीक है, वो आपके क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। ठीक है। और इसका जो आंसर आपको राइट बताया गया है इस क्वेश्चन का, ठीक है, वैसे तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 68.8%। ठीक है। 68.8% जनसंख्या है वो गाँव में निवास करती है भारत की। ठीक है। लेकिन आपके जो डेस्क वर्क जो है या मॉडल पेपर है, उन मॉडल पेपर में जो आंसर दिया गया है वो दिया गया है 31.2%।
ठीक है, तो कौन सा दिया गया है? 31.2% आपका आंसर है वो दिया गया है मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ अगर 31.2% अगर आंसर होता है, ठीक है, अगर 31.2% अगर आंसर हो, तो यहाँ जो गांव है, गांव जो शब्द है, तो गांव की जगह क्या आएगा? नगर। ठीक है, अगर ऐसा पूछा जाए कि भारत में लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या नगरों में निवास करती है, तब ये राइट आंसर होगा 31.2। याद रखना है, अगर पूछा जाए कि गांव में कितनी है, तो गांव में कितनी है? 68.8% पॉपुलेशन है वो निवास करती है। तो इसका राइट आंसर होगा। और आपके जो मॉडल पेपर है उनमें भी आप सही कर लेना, गांव को काट कर गांव की जगह क्या करना है आपको? नगर करना है। नगरों में कितनी? तो 31.2%, गाँव में 68.8%। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? ठीक है, मोस्ट है ये। तो भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो है वो भारत का जनसंख्या घनत्व है 2011 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 का, वर्ष 2011 में भारत की कुल जनसंख्या में श्रमिकों का अनुपात कितना है? ठीक है, तो वर्ष 2011 के अनुसार भारतीय जनसंख्या में श्रमिकों का अनुपात कितना है? तो वो 40% है। राइट आंसर आपका 40% हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है वो देखिए, भारत की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? तो ये मैंने आपको पहले बताया था, दशक की वृद्धि दर है वो तो कितनी है? 17 पॉइंट जो है, कितनी थी वो? 17 पॉइंट कुछ है, तो वो है। ठीक है, और अगर बात करें वार्षिक वृद्धि दर, तो वो 1.64% है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है, ये भी मोस्ट क्वेश्चन है, मोस्ट, इसको अच्छे से आपको देखना है। जनसंख्या घनत्व से क्या आशय है? तो देखो, जनसंख्या घनत्व से तात्पर्य प्रति इकाई क्षेत्र पर निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या से है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो आपको जो है मानव भूगोल के जनसंख्या वाले चैप्टर में मिल जाएगा। वैसे भी इसको आप देख सकते हो, इसका जो ज्ञात करने का सूत्र है वो आपको पता ही है, जनसंख्या घनत्व बराबर क्या होगा? कुल जनसंख्या बट्टा कुल क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये इसका सूत्र है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, मानक जनगणना परिभाषा के अनुसार मुख्य श्रमिक एवं सीमांत श्रमिक का जो है वर्गीकरण का आधार क्या है? तो ये आपको बताना है, मोस्ट क्वेश्चन है, इसको आप जो है अच्छे से देखोगे। तो मुख्य श्रमिक एवं सीमांत श्रमिक के वर्गीकरण का आधार 1 वर्ष के कार्य दिवस से है। यानी देखो, मुख्य श्रमिक और इनके अगर अंतर करना हो तो अंतर यही है कि जो मुख्य श्रमिक होते हैं और जो सीमांत श्रमिक होते हैं उनके बीच में टाइम पीरियड होता है। और टाइम पीरियड क्या है कि एक साल में ये लोग कितना काम करते हैं। तो मुख्य श्रमिक जो होते हैं ना, वो एक साल में 6 महीने जो है काम करते हैं, या उससे अधिक भी कर सकते हैं। लेकिन जो सीमांत श्रमिक होते हैं उनका जो समय है वो 6 महीने से कम का ही होता है। ठीक है, 6 महीने भी पूरा नहीं होता। अगर 6 महीने पूरा करते हैं तो वो सीमांत श्रमिक जो है वो मुख्य श्रमिक में आ जाएंगे। 6 महीने से कम, ठीक है, 6 महीने से कम अगर वो करते हैं तो ऐसी कंडीशन में वो सीमांत श्रमिक कहलाएंगे। अगर 6 महीने करते हैं या 6 महीने से ज़्यादा करते हैं तो वो मुख्य श्रमिक कहलाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, भारत के नदीय मैदान में सदैव ही जनसंख्या का सांद्रण रहा है, एक कारण लिखें। तो इसमें ये पूछा जा रहा है कि भारत की जो जनसंख्या है वो हमेशा से ही, ठीक है, नदी घाटियों में या नदी क्षेत्रों में रही है या मैदानी क्षेत्रों में रही है। ठीक है, तो इसके पीछे का कारण क्या है? तो देखो, इसके पीछे के कारण है, वैसे बहुत सारे कारण हैं, आपसे एक पूछा है लेकिन अपन सारे ही कारणों की चर्चा करेंगे। देखो, सबसे पहला जो कारण है उसकी अगर अपन बात करें तो जो नदी के मैदान होते हैं, यहाँ प्रतिवर्ष नदियों द्वारा बिछाई जाने वाली उपजाऊ जलोढ़ मृदा से उन्नत कृषि क्षेत्र की उपस्थिति के कारण यहाँ सघन जनसंख्या का सांद्रण रहता है। तो ये तो आपका इसका आंसर हो गया। ठीक है, देखो, उपजाऊ मृदा, जल की उपलब्धता, ठीक है, तो ये इसके जो है कारण होते हैं। तो इन कारणों की वजह से जो है मैदानी भागों में जनसंख्या का फैलाव है वो हमेशा आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो क्या है, देखिए, जनसंख्या वृद्धि को परिभाषित कीजिए। तो जनसंख्या वृद्धि है
उसको आपको परिभाषित करना है। तो जनसंख्या वृद्धि को परिभाषित कीजिए, किसी क्षेत्र विशेष में समय की किसी निश्चित अवधि के दौरान, ठीक है, तो किसी निश्चित जो अवधि होती है, ठीक है, उस निश्चित अवधि के दौरान बसे हुए लोगों की संख्या में होने वाला परिवर्तन जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। ठीक है, तो ये जो है जनसंख्या वृद्धि क्या होगी, किसी निश्चित क्षेत्र में किसी निश्चित समय के बीच जो वहाँ लोग रहते हैं उन लोगों की जो संख्या होती है उस संख्या में जो परिवर्तन होता है वही, या लोगों की संख्या बढ़ती है या घटती है, ठीक है, तो उसे जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। जनसंख्या वृद्धि धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकती हैं, ठीक है, दोनों ही कैटेगरी में जो है ये आपकी होती है। नंबर 18, जनसंख्या वृद्धि से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो ये वही क्वेश्चन आपका जो है दोबारा से रिपीट हो गया है। तो यहाँ पर देखिए, जनसंख्या वृद्धि अथवा जनसंख्या परिवर्तन का अभिप्राय किसी क्षेत्र की किसी निश्चित समय अवधि के दौरान बसे हुए लोगों की संख्या में जो परिवर्तन से है, यह परिवर्तन धनात्मक हो सकता है और ऋणात्मक हो सकता है। इसे निरपेक्ष जनसंख्या अथवा प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ये दोनों ही क्वेश्चन जो है अपनी अपनी जगह हैं। वो जो अगर पहला जो अपन ने देखा था तो वो जो है उस कंडीशन में आप यूज कर सकते हो जिस कंडीशन में आपके जो छोटे क्वेश्चन आए 1.5 नंबर का है, और ये अगर 1.5 से ज़्यादा का है तो आपको ये ही लिखना होगा। ठीक है, तो ये आपका जनसंख्या का रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भाषाई संगठन पर टिप्पणी लिखें। तो भाषाई संगठन जो है उस पर टिप्पणी लिखनी है। मोस्ट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से आप ट्राई करोगे या याद करोगे, देखोगे। ठीक है, तो भाषाई आधार पर जो है, तो भाषाई आधार पर टिप्पणी। भाषाई संगठन भारत का एक भाषीय विविधता वाला देश है। तो भारत की बात करें तो भारत जो है विविध भाषा बोलने वाला देश है। भारतीय संविधान में वर्तमान में 22 भाषाएं अनुसूचित हैं, जिन्हें सर्वाधिक प्रतिशत हिंदी बोलने वालों का है। ठीक है, तो भारत की अगर अपन बात करें तो भारत में जो है भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग भारत के अंदर 22 भाषाओं को शामिल किया गया है, और भारत में जो है सबसे ज़्यादा भाषा बोलने वाले लोग हैं वो हिंदी भाषी है लोग हैं। ठीक है, हिंदी बोलने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा है, जबकि न्यूनतम प्रतिशत जो है संस्कृत, बोडो तथा मणिपुरी भाषा वाले लोगों का है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है और सबसे कम जो है संस्कृत और बोडो और मणिपुरी भाषा जो है वो बोली जाती है। प्रमुख भारतीय भाषा को बोलने वाले मूलतः 4 भाषा परिवार हैं। ठीक है, तो अगर बात करें अपन तो भारत की जो भाषाएं हैं उन भाषाओं के मुख्य 4 प्रकार हैं। 4 प्रकार कौन कौन से हैं। पहला आर्यन, ठीक है, इसको इंडो आर्यन भी बोलते हैं। ठीक है, तो इंडो आर्यन या आर्यन आप इसको बोल सकते हो। तो इस भाषा को बोलने वाले 73% लोग हैं। ठीक है, यानी इस भाषा परिवार से 73% लोग हैं। ठीक है, और हिंदी आपकी जो है वो इसी में ही आती है। हिंदी भाषा जो है वो आर्य या इंडो आर्यन परिवार में ही आती है। उसके बाद में द्रविड़ भाषा बोलने जो है परिवार है। ये भाषा बोलने वालों की संख्या जो है आपकी 20%, जिसमें आपकी तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ वगैरह जो है इसमें आते हैं। इसके अलावा आस्ट्रिक या इसको निषाद भाषा बोलते हैं, इसका प्रतिशत है वो 1.38% है। और उसके बाद में आता है चीनी तिब्बती, जिसको किरात के नाम से भी जाना जा संबोधित किया जा सकता है, या लोग इसको किराती भाषा भी कहते हैं। ये बोलने वालों की जो प्रतिशत है वो 0.85% जो है इसका है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपका जो है भाषाई परिवार है। सीमांत श्रमिक और मुख्य श्रमिक में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन अपन ने पिछले किया था तो वो छोटे वाला था। अब यहाँ पर थोड़े बड़े वाले की बात करते हैं। सीमांत श्रमिक क्या होते हैं। तो देखो, नंबर 1, वह श्रमिक जो एक वर्ष में 183 दिन से कम दिन काम करते हैं। ठीक है, तो 183 का आपका जो होता है 6 माह होता है। ठीक है, 183 दिन के कितने माह होते हैं, 6 माह होते हैं। तो ऐसे लोग जो 6 माह से कम दिनों के लिए काम करते हैं, ऐसे श्रमिक सीमांत श्रमिक कहलाते हैं। भारत में श्रमिकों का एक छोटा सा भाग होता है, और इन श्रमिकों का भारत के अंदर बहुत ही छोटा भाग है। ठीक है, सीमांत श्रमिक जो हैं वो सहायकों के रूप में कार्य करते हैं और विभिन्न प्रकार के कार्य कर लेते हैं। तो जो सीमांत श्रमिक होते हैं वो मुख्य श्रमिकों के सहायक के रूप में कार्य करते हैं, और ये किसी भी प्रकार का कार्य है वो कर लेते हैं। मुख्य श्रमिक वह श्रमिक जो एक वर्ष में कम से कम 183 दिन काम करते हैं। ठीक है, तो 6 माह
काम करते हैं और सीमांत श्रमिक 6 माह से कम करते हैं। ठीक है, तो ये आपका ध्यान में रखना है। विशेष जो 6 माह करते हैं वो मुख्य श्रमिक होंगे, और जो आपके 6 माह नहीं करते हैं वो कौन से होंगे? सीमांत श्रमिक होंगे। ठीक है, नंबर 2 आपका हो जाता है भारत में श्रमिकों का एक बड़ा भाग होता है। तो ये जो मुख्य श्रमिक होते हैं इनका भारत के अंदर जो है काफ़ी बड़ा भाग है। ठीक है, यानी ऐसे लोगों की संख्या है वो भारत में बहुत ही ज़्यादा है। तीसरा है मुख्य श्रमिक कार्य करने में कुशल होते हैं। मुख्यतः ये एक ही प्रकार का कार्य करते हैं। तो ये जो मुख्य श्रमिक होते हैं ये क्या होते हैं? काम करने में कुशल होते हैं, यानी ये जो भी अपना काम करते हैं उस काम में ये पूरी तरीके से कुशल होते हैं, अच्छे से उस काम को कर लेते हैं, या आप ये भी कह सकते हो कि वो दक्ष होते हैं अपने काम करने में। ठीक है, और साथ ही साथ मुख्यतः जो है ये एक ही प्रकार का कार्य करते हैं, अलग अलग कार्य नहीं करते हैं, ये एक ही प्रकार का कार्य करेंगे। अब चाहे वो कार्य है वो कैसा भी हो, चाहे उद्योगों में काम करना हो या अन्य किसी सेक्टर में काम करना हो, तो ये एक ही प्रकार के कार्य करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके जो श्रमिक हैं इन दोनों के बारे में आप जो है एक बार पढ़ लेना। ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी मोस्ट है। ठीक है, मोस्ट है, इसको अच्छे से तैयार करना है, जिम्मेदारी आपकी है। मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है और इसका आंसर भी आपको बता दिया है। चाहे तो आप आंसर जो है वो बुक से भी पढ़ सकते हो और चाहे यहाँ से भी पढ़ सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जनसंख्या घनत्व को परिभाषित कीजिए। तो जनसंख्या घनत्व के बारे में आप सब लोग जानते हो कि जनसंख्या किसे कहते हैं, या सॉरी जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं या इसका तात्पर्य क्या होता है। तो जनसंख्या घनत्व का नॉर्मली जो, अगर आप नॉर्मली शब्दों में मैं आपको बताऊं तो क्या होता है कि जनसंख्या घनत्व क्या होता है? जनसंख्या घनत्व जो होता है वो क्षेत्रफल और जो जनसंख्या है उसके अनुपात को प्रदर्शित करता है या दर्शाता है। परिभाषा के अकॉर्डिंग जनसंख्या घनत्व का तात्पर्य किसी क्षेत्र में 1 वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या है। ठीक है, तो क्या है कि जनसंख्या घनत्व क्या होगा कि किसी क्षेत्र के अंदर 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कितने लोग रहते हैं। ठीक है, यही जनसंख्या घनत्व है। ठीक है, और यही ये व्यक्त करता है। उदाहरण के लिए भारत में जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। ठीक है, तो भारत में ये जनसंख्या घनत्व है वो कितना था? 2011 के अकॉर्डिंग 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भारतीय भाषाओं के परिवारों के नाम लिखें। तो भारतीय भाषाओं के निम्न 4 परिवार हैं। तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन एक बार आप इसको फिर से देख लो। पहला आपका है आस्ट्रिक, जिसको निषाद कहते हैं। दूसरा आपका है द्रविड़ परिवार। तीसरा आपका है चीनी तिब्बती, जिसको किरात भी कहते हैं परिवार। उसके बाद में भारतीय यूरोपियन आर्य परिवार। ठीक है, तो इसको आर्य परिवार, इंडो आर्यन परिवार, ठीक है, इंडो यूरोपियन। ठीक है, तो आप कैसे भी इसको जो है बोल सकते हो। तो ये क्वेश्चन है वो आपका मोस्ट हो जाता है, तो इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारत में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले 2 भौतिक कारकों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पर 2 भारतीय जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले 2 भौतिक कारक बताने, तो कौन कौन से हैं वो देखते हैं। पहला नंबर 1 है भूविन्यास एवं जल की उपलब्धता। भूविन्यास एवं जल की उपलब्धता। देखो, अनुकूल भूविन्यास एवं जल की उपलब्धता के कारण भारत के मैदानी भागों में जनसंख्या का विशाल जमाव मिलता है। ठीक है, अगर अपन बात करें भूविन्यास की और जल की उपलब्धता की, तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो गया? कहने का मतलब आपका ये है कि यहाँ पर जनसंख्या जो घनत्व है, ठीक है, जनसंख्या वितरण की बात करें तो भूविन्यास की बात हो रही है। तो भूविन्यास मतलब धरातल, धरातल कैसा है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, समतल और मैदानी भागों में जनसंख्या का बसाव हमेशा ज़्यादा पाया जाएगा। जहाँ जल की उपलब्धता होती है वहाँ भी जनसंख्या का फैलाव जो है वो अत्यधिक देखने को मिलता है। और इसका एग्जाम्पल आप जो है देख सकते हो, भारत के उत्तर का विशाल मैदान। ठीक है, तो यहाँ पर जनसंख्या है वो बहुत ही ज़्यादा सघन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जबकि भारत के प्रायद्वीपीय पठारी भाग तथा उत्तर के पर्वतीय भागों में कम जनसंख्या मिलता है।
तो ये इसके पीछे का कारण यही है कि जो पठारी प्रदेश होते हैं उनका भूविन्यास और जो जल की उपलब्धता है वो इतनी आसानी से नहीं होती है। ठीक है, अगर जल की उपलब्धता भी हो जाती है तो भूविन्यास यानी ये भाग जो होता है वो समतल नहीं होता है। ठीक है, ऐसे ही पर्वतीय भागों की बात करें तो पर्वतीय भागों में भी यही होता है, पर्वतीय भाग जो है समतल नहीं होते हैं, जिसके कारण यहाँ दोनों ही पठारी और मैदान जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, पठारी और पर्वतीय क्षेत्रों में जनसंख्या हमेशा न्यूनतम पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं जलवायु। तो जलवायु जो है वो भी एक महत्वपूर्ण कारक होता है। ठीक है, भारत में अनुकूल जलवायु के कारण तटीय मैदानों तथा उत्तर के मैदान में जनसंख्या का वितरण अधिक है। ठीक है, तो जहाँ जलवायु जो है वो अनुकूल होगी, ठीक है, वहाँ पर जनसंख्या का फैलाव हमेशा ज़्यादा होगा, और भारत में ऐसा जो है तटीय मैदानों में और उत्तर के विशाल मैदान में देखने को मिलता है, जिसके कारण वहाँ जनसंख्या है वो अत्यधिक है। जबकि कठोर जलवायु के कारण राजस्थान के थार के मरुस्थल तथा हिमालय के उच्च पर्वतीय भागों में जनसंख्या का वितरण है वो कम है। ठीक है, तो राजस्थान के अंदर जो आपका थार का मरुस्थल है, ठीक है, तो थार का मरुस्थल है, वहाँ की जलवायु कैसी है, कठोर है, इसलिए वहाँ जनसंख्या कम है। और राजस्थान, ठीक है, राजस्थान के बारे में हम जान सकते हैं कि थार के मरुस्थल का जनसंख्या घनत्व है वो कम है। ठीक है, हिमालय के उच्च पर्वतीय भागों की बात करें तो वहाँ पर भी जनसंख्या का जो फैलाव है वो कम ही पाया जाता है। तो जलवायु जो है इसके जो है महत्वपूर्ण कारकों के रूप में रहती है। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताऊँ तो ये तो सिर्फ दो ही कारण हैं। देखो, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, अलग अलग कारण जो हैं, जैसे नंबर 1 हो गया आपका, पहला हो जाएगा धरातल। ठीक है, तो भूविन्यास की जगह आप धरातल कर सकते हो। नंबर 2 जल की उपलब्धता। नंबर 3 जलवायु। ठीक है, नंबर 4 मृदा। ठीक है, तो ये सारे के सारे कारण क्या है, भौतिक कारण है, और इन भौतिक कारणों में से जो है आप कोई भी कारण जो है वो दे सकते हैं। ठीक है, जो जनसंख्या के जो है को प्रभावित करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफ़ी मोस्ट है, इसको आपको अच्छे से देखना है। भारत सरकार की युवा नीति का वर्णन कीजिए। तो भारत सरकार द्वारा जो युवा नीति जो है अपनाई गई है, इसका वर्णन आपको करना है। ठीक है, और ये मोस्ट है, इसको आपको विशेष तौर से आपको देखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्या है, भारत सरकार ने युवा नीति, देश में राष्ट्रीय युवा नीति फरवरी 2014 में आरंभ की गई थी। तो एक तो आपको ये विशेष ध्यान में रखना है। ठीक है, कब युवा नीति की शुरुआत कब की गई थी, कब की गई थी, फरवरी 2014 में। विशेष ध्यान रखना है, छोटे वाले क्वेश्चंस में जो है ये पूछा जा सकता है। तो आपको इसको अच्छे से जो है देखना है कि ये जो इस क्या है होगा। दूसरा इसमें हो जाता है, इस राष्ट्रीय युवा नीति में 15 से 29 वर्ष के आयु समूह की युवाओं के रूप में परिभाषित किया गया है। तो पहली चीज़ इसमें क्या हो जाएगी, देखो आपको याद रखना है, फरवरी 2014 में इसकी शुरुआत की गई। उम्र कितनी रखी गई है इसके अंदर, 15 से 29 वर्ष रखी गई है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपको विशेष याद रखनी है, जो छोटे वाले क्वेश्चन में भी आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। यह युवा नीति भारत के युवाओं के लिए एक समग्र दूरदर्शी प्रस्ताव रखती है। तो ये भारतीय जो युवा हैं उन युवाओं के लिए भविष्य को लेकर काफ़ी अच्छे प्रस्ताव इसके अंदर हैं, और इन प्रस्तावों के अकॉर्डिंग जो युवा हैं वो अपने भविष्य को जो है काफ़ी हद तक जो है सुरक्षित कर सकते हैं। इस नीति का मुख्य उद्देश्य देश के युवाओं को जो है अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए सक्षम बनाना है। ठीक है, तो ये जो युवा नीति है, ये युवा नीति का जो काम है वो ये है कि जो युवा हैं उनका जो उद्देश्य है, ठीक है, इस नीति का जो उद्देश्य है वो क्या है कि जो युवा हैं वो युवा अपनी पूरी क्षमता के साथ जो है किसी भी कार्य को करें। ठीक है, या किसी भी कार्य को करने में सक्षम हो। ठीक है, जिसमें पूरी क्षमता के साथ। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ये डेवलप करने का जो है ये काम करती है, और युवाओं को ऐसा बनाने की कोशिश करती है। और
उनके द्वारा भारत को राष्ट्र के समूह में अपना उचित स्थान प्रदान करने में सक्षम बनाती है। अब देखो, जब भी कोई व्यक्ति है अपनी पूरी क्षमताओं का उपयोग करेगा तो उसका रिजल्ट जो रहेगा, जब पूरी क्षमता के साथ आप काम करते हो तो उसका रिजल्ट डेफिनेटली क्या होता है, अच्छा ही होता है। ठीक है, जो आपके विकास के लिए सहायक होता है। ठीक है, तो इसमें भी ऐसा ही है। अगर कोई भी युवा जो है वो अपना जो 100% देकर अपनी पूरी क्षमता के साथ जो है काम करेगा या आगे बढ़ेगा तो उसको जो है एक अच्छा स्थान भी प्राप्त जो है वो हो सकता है। तो ये चीज़ें जो है वो महत्वपूर्ण है इसके अंदर। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि ये चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर मोस्ट है। ठीक है, तो सबसे पहली जो है वो आपकी है फरवरी 2014, इसके आरंभ करने की तिथि है। ठीक है, आयु इसमें कितनी रखी गई है, 15 से 29। उद्देश्य क्या है कि युवा जो है वो अपनी पूरी क्षमता के साथ जो है या उन जो है उपयोग कर सकें, युवा जो है अपनी क्षमता का पूरा उपयोग कर सकें, इसके लिए इसको सक्षम बनाना है। ठीक है, तथा भारत को राष्ट्र के समूह में, अगर भारत को राष्ट्र समूह में देखा जाए तो उन युवाओं को इसमें उचित स्थान जो है वो प्राप्त हो सके, ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, ज़्यादा बड़ा कुछ है नहीं, कुछ नया नहीं है, नहीं कोई ज़्यादा महाभारत है नहीं, बस 3 चीज़ें आपको याद करनी है और ये 3 चीज़ें आपकी युवा नीति कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ है नहीं, मोस्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, तो आपको इसको अच्छे से जो है देखना है और याद करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मोस्ट क्वेश्चन तो अब यहाँ नहीं है, कुछ भौगोलिक शब्दावलियाँ हैं जो आपको याद करनी है। ठीक है, और ये क्वेश्चन ही है एक तरह के, एक समझ लो एक प्रकार से ये क्वेश्चन ही है। ठीक है, तो ये जो भौगोलिक शब्दावली है ये भी एक प्रकार का क्वेश्चन ही है। क्वेश्चन जो है वो है, और इसमें क्या है, पहला है कायिक घनत्व। तो कायिक घनत्व क्या होता है वो आपको समझना है। किसी क्षेत्र की संपूर्ण जनसंख्या तथा नवल कृषिगत भूमि का अनुपात, ठीक है, कायिक घनत्व कहलाता है। कायिक घनत्व क्या होगा कि किसी क्षेत्र की संपूर्ण जनसंख्या तथा वहाँ का जो कुल बोया गया क्षेत्र है वो उनका इनके बीच में जो अनुपात होता है वो कायिक घनत्व कहलाता है। इसको ज्ञात कैसे किया जाएगा, इसका सूत्र है कायिक घनत्व बराबर जनसंख्या बट्टा नवल बोया गया या नवल कृषिगत भूमि का अनुपात। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, नवल कृषिगत भूमि, ठीक है, कायिक घनत्व जनसंख्या बट्टा नवल कृषिगत भूमि। ठीक है, तो ये इसको इस सूत्र के द्वारा ज्ञात किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है कृषि घनत्व है। ठीक है, तो कृषि घनत्व है वो क्या होता है, तो कृषि घनत्व की बात करें, किसी क्षेत्र की कुल कृषि जनसंख्या तथा कुल शुद्ध कृषि क्षेत्र का अनुपात होता है। तो ये जो है कुल जनसंख्या और कुल जो कृषिगत भूमि है उसका होता है। तो इसको जो है किस हिसाब से ज्ञात किया जाता है, इसका सूत्र होता है कृषि घनत्व बराबर कुल कृषि जनसंख्या। ठीक है, या आप ऐसे भी कर सकते हो, कृषि घनत्व बराबर कृषक कृषक बटा कुल बोया गया क्षेत्र। ठीक है, कुल बोया गया क्षेत्र, ये आपका इसका सूत्र हो जाएगा। तो इस सूत्र के अकॉर्डिंग आप इसको जो है इसको ज्ञात कर सकते हो, या कुल कृषि सॉरी कृषक यहाँ नहीं आएगा, थोड़ी माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा गलत हो गया है, तो ये नहीं आएगा। कृषि घनत्व बराबर कुल कृषि जनसंख्या, कुल कृषि जनसंख्या। ठीक है, कुल कृषि जनसंख्या बट्टा कृषिगत क्षेत्र। ठीक है, कुल कृषिगत क्षेत्र। ठीक है, तो ये आपका इसका रहेगा। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। कृषि जनसंख्या, इसमें कृषक, कृषि मजदूर तथा उसके परिवार के सदस्य सम्मिलित होते हैं। ठीक है, तो कृषि जनसंख्या में कृषक होता है, कृषि मजदूर होते हैं तथा उसके परिवार के सदस्य हैं, वो सब इसके अंदर सम्मिलित होते हैं। ठीक है, तो उसे कृषि जनसंख्या कहते हैं। नेक्स्ट आपका है प्रवास। प्रवास क्या होता है, मानव का वह क्रियाकलाप जिसके द्वारा वह अपने स्थान से कहीं अन्यत्र स्थान पर एक निश्चित लंबी अवधि के लिए कुछ विशेष उद्देश्यों के साथ बस जाता है। ठीक है, तो वो प्रवास कहलाता है। प्रवास नॉर्मली भी आप याद रख सकते हो, मनुष्य का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसना प्रवास कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका श्रमजीवी जनसंख्या। ठीक है, ये क्या होता है, किसी न किसी
कार्य में संलग्न व्यक्तियों की संख्या होती है। ठीक है, तो श्रमिक जीवी जो जनसंख्या है वो उससे क्या होगी, तो किसी न किसी कार्य में जो संलग्न लोग होते हैं उनकी जो संख्या होती है वही संख्या जो है श्रमजीवी जनसंख्या कहलाती है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट आपका है धार्मिक संगठन। तो धार्मिक संगठन, धर्म व्यक्ति के राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक होता है। ठीक है, तो धार्मिक संगठन है वो क्या होता है कि हर एक व्यक्ति जो होता है उस व्यक्ति के राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन जो होता है उसको प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक होता है। क्या होता है? धर्म। क्योंकि यह प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को लगभग सभी पक्षों में आभासी रूप से विद्यमान होता है। तो धर्म की बात करें तो धर्म जो होता है वो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में क्या होता है, लगभग जो उसके सभी पक्षों में या उसके सभी कार्यों में, उसके विचारों में, उसकी सोच में, ठीक है, हर कार्यों में जो है उसको देखा जा सकता है, धर्म को देखा जा सकता है। यानी हर एक व्यक्ति की सोच, उसके विचार, उसके कार्य, ठीक है, उन सब में आपको जो है धर्म जो है वो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हर व्यक्ति के अंदर विद्यमान होता है। आभासी का मतलब होता है ये मतलब पता लगना कि भाई ये कौन से धर्म का है, तो अपन बिना पूछे बगैर अगर उसका पता लगा सकते हैं। ठीक है, ये कौन से धर्म का है, तो वो किस आधार पर लगा सकते हैं? इसी आधार पर लगा सकते हैं, क्योंकि व्यक्ति के जो है सभी पक्षों के लिए जो धर्म जो होता है वो क्या होता है आपका, हमेशा विद्यमान रहता है आभासीय रूप में। ठीक है, तो बात करें अपन वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश के प्रमुख धार्मिक समुदाय जो हैं वो कौन से हैं। ठीक है, तो उनकी बात करते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश के में प्रमुख धार्मिक समुदाय जो हैं मुख्यतः हिंदू, ठीक है, कितना है 79.8%, मुस्लिम 14.2% और ईसाई 2.3% हैं। ठीक है, इसके अलावा सिख धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वो भी आपको अपनी बुक में देख लेना है और उनका कितना प्रतिशत है वो आप जो है लिख देने हैं। ठीक है, वो आपको याद करने हैं। मैंने यहाँ पर सिर्फ 3 को ही शामिल किया है। ठीक है, नेक्स्ट जो है जैसे सिख धर्म है, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है या पारसी धर्म है या और अन्य धर्म जो है वो, तो उनका प्रतिशत आपको याद करना है और उसको लिख देना है। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी मोस्ट है। बस इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।